हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स का एक नया एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, यूसेन और यांग फाई वो दोनों ही कॉर्प किंग का मुकाबला कर रहे होते हैं। मगर उन कॉर्प किंग में से एक कॉर्प किंग ने डीमन स्कल अटैक किया था, जिसकी वजह से उसने यांग फाई को उस डीमन स्कल के अंदर अब्जॉर्ब कर लिया था। मगर हमें दिखाया जाता है यांग फाई उस स्कल के अंदर जाने पहले ही एक अलग रियल में चला गया था, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो यांगफाई को अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताती, मगर वो उससे कहती है कि कई मर्तबा मैं रिनकारनेट हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझे कोई नहीं मार सकता, न मैं कभी ख़त्म हो सकती हूँ। वो यांगफाई की हेल्प करने के लिए उस जेड हैंड का यूज़ करना सिखाती है, जो कि असल में कोई गॉड हैंड नहीं था बल्कि एक डीमन हैंड था। वो लड़की उसे बताती है, मैं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ ताकि तुम इसे सिर्फ 3 बार ही यूज़ कर पाओ। यांगफाई उसी डीमन हैंड के साथ साथ अपनी लेजेंडरी कमांड को भी हासिल कर लेता है। वो लेजेंडरी कमाल उसके पीठ पे आ जाती है, मगर वो अभी उसे समन नहीं कर सकता। मगर जैसे ही वो उस रियल्म से बाहर आता है तो उसी जाइंट हैंड का यूज़ करता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो हेवनली डीमन हैंड इतना बड़ा होता है कि वो एक ही बार में उन दोनों कॉर्प किंग को निपटा देता है। वो दोनों ही कॉर्प किंग्स 2 पिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमें न्यू एपिसोड में दोबारा से सिनलाई एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिनलाई एकेडमी का डीन उयान मिंग और डीन जेंग मौजूद होते हैं। वो दोनों ही कार ड्राइविंग सेट के बारे में सुन चुके थे, और वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हुए कहते हैं कि सोचा नहीं था कार ड्राइविंग सेट वो दोबारा से अपीयर होगा, और इतना जल्दी उन कुछ जूनियर्स के हाथों ख़त्म हो चुका होगा। लगता है हमारे एरा में न्यू डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मगर डीन कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि इस लड़के ने अकेले ही 2 कॉर्प किंग को ख़त्म कर दिया। यह कहने के बाद हमें उनके पीछे यांगफाई को आता हुआ दिखाया जाता है। उसे वहाँ पर देखते ही डीन जेंग कहता है कि चलो, अब तो तुम्हें यह बात माननी ही होगी कि तुम हर वक्त मेरा रास्ता रोक देते हो। जिस पर यांगफाई कहता है कि सच बताऊं तो मुझे कभी भी पता नहीं होता कि आप लोग क्या करने वाले हैं। यह सुनकर डीन जेंग गुस्से में उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस पर डीन जेंग उसे गुस्से में कहता है, तुमने कभी भी हम दोनों डीन्स को अपना समझा ही नहीं, इसलिए तुम कभी भी हमसे हेल्प नहीं मांगते। तो यांगफाई कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, पर मैं आपको अगर बताऊँगा तो आप यकीन भी नहीं करोगे। असल में उन दोनों कॉर्प किंग को जिसने भी मारा है, उसने हेवनली डीमन हैंड टेक्निक का यूज़ किया था, जो कि एक लेजेंडरी हैंड था। और यह कहने के साथ वह उन लोग को वैसी ही टेक्निक का यूज़ करके भी दिखाता है। मगर यांगफाई की इस हैंड टेक्निक में पावर बिल्कुल भी नहीं थी। मगर यहाँ पर डीन जेंग को लगा कि शायद वह उसके साथ मजाक कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। यह कहने के साथ वो फ़ौरन से अपना रेलिक निकालता है और उसे रेलिक के साथ मारने की कोशिश करता है, जिस पर यांगफाई अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखा, मैंने कहा था आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। यह सुनते ही डीन उयानमिंग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर उन कॉर्प किंग को मारने वाले तुम लोग नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो तुम दोनों नहीं होगे। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि कॉर्प किंग के रिवाइव होने की वजह से वे ऑफ हेवन पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है, इसलिए अब तुम लोगों को कुछ ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है। और तुम्हें एक बात अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए, तुम जिस लड़की को अपनी पास्ट लाइफ वाली लड़की समझ रहे हो, वो बिल्कुल भी नहीं है। यह एक न्यू लड़की है, उसके पास एक न्यू लाइफ है, न्यू मेमोरीज हैं। यह सुनकर यांगफाई कहता है, डीन उयानमिंग आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? तो डीन उयानमिंग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं भी मजाक कर रहा था, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता, मैं वैसे भी काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अब मेरे अंदर उतनी एबिलिटीज़ नहीं रही। जिस पर यांगफाई कहता है कि फिर भी आपने कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर यूसान की एंट्री हो जाती है और वो सीधा यांगफाई के पास आती है। यांगफाई उसे अपनी सिनलाई एकेडमी में लाया था, और उसे वहाँ देखते ही डीन जेंग और डीन उयांगमिंग वो हल्का सा खांसते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों अपना टाइम स्पेंड करो, हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यह कहने के साथ वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पर यांगफाई वो यूसान की तरफ देखता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूसान को लेकर वो सीधा अपने घर चला जाता है, जहाँ पर चैंगसी पहले ही मौजूद थी। और यहाँ पर यूसन उसे कह रही होती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया,
तुम मुझे फेंगडू माउंटेन से बाहर लेकर आए। सच बताऊं तो फेंगडू माउंटेन से बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो यांगफाई उससे कहता है कि जब मैं गॉड सिमेट्री से बाहर निकला था तो मैं भी यह दुनिया देखकर बिल्कुल हैरान हो गया था, क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद यह दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई थी। मेरी न्यू लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी जिन्हें देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था। इतना कहने की देर थी कि वहाँ पर चैंगसी भी आ जाती है और वो यांगफाई को वहाँ पर देखते ही उसकी तरफ दौड़ी चली आती है। वो यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से उसका वेट कर रही थी, मगर यांगफाई कहता है कि मैंने इस लड़की को भी कुछ मंथ ही नहीं देखा और यह कुछ मंथ में ही इतना ग्रो कर गई। मगर यहाँ पर चैंगसी वो यूसैन को देखती है तो वो वहीं पर रुक जाती है और दोनों ही लड़कियाँ फिर एक दूसरे को घूर घूर कर देखती हैं। इतने में चैंगसी कहती है कि यह लड़की मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इसे पहले भी देखा है। यह कहने के बाद वो लोग यांगफाई का हाथ पकड़कर उसे बाहर खेलने के लिए ले जाते हैं, जिस पर यूसन और चैंगसी वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए वहाँ पर टहल रहे होते हैं। और यहाँ पर यांगफाई वो उन लोगों को इस तरह देखकर काफ़ी खुश था कि यह दोनों एक दूसरे के साथ खेलना अच्छी तरह जानती हैं। ऊपर युआन लॉन्ग ड्रैगन वो उन लोगों को देख रहा था और यहाँ पर वो लड़कियाँ छुपन छुपाई खेल रही होती हैं। चांगसी जब छुप जाती तो यूसन वो उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती और युआन लॉन्ग ड्रैगन कहता है कि ये लड़कियाँ ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को जानती हों, ये अभी से इतनी क्लोज आ गई हैं। तो फिर योंगफाई वहाँ पर आता है और वो कहता है कि तुम इनके बारे में क्या जानते हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों बिल्कुल एक तरह की हैं। तो युआन लॉन्ग ड्रैगन कहता है तुमने जिस छोटी लड़की के बारे में कहा था, मुझे लगता है कि अगर यह लड़की बड़ी होगी तो यह सेम टू सेम यूसैन की तरह दिखेगी। तो यांगफाई बताता है कि आज से 10,000 साल पहले यूसैन की डिवाइन वैली में डेथ हो गई थी और मैंने उसे 100 फ्लावर वैली में एक जगह पर रख दिया था ताकि उसकी बॉडी रिइंकार्नेट हो सके। और 10,000 साल बाद मैं उसी सेम जगह पर चैंगसी को देखा था, वहीं पर जेड लोटस की पावर को अब्जॉर्ब कर रही थी। और यहाँ पर देखो, यह दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। इन दोनों को देखकर लग रहा है कि इन दोनों का कुछ न कुछ तो यह यूसैन के साथ लेना देना ज़रूर है। यहाँ तक कि चैंगसी को मैं जानता हूँ, वो 100% श्योर है, क्योंकि मैं खुद उसे वहाँ पर लेने के लिए गया था। मगर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चैंगसी और यूसैन जब दोनों आपस में खेलती हैं तो चैंगसी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि सिस्टर, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मुझे आपके साथ खेलना ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल मेरी तरह हो। शायद हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग किसी टाइम में बिल्कुल एक ही हों, हमारे पास सिर्फ एक ही बॉडी हो। यह बात सुनकर यहाँ पर यांगफाई भी थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है कि यह कैसे हो सकता है। मगर फिर वो युआन लॉन्ग से कहता है, जरा एक बात सुनो, लास्ट टाइम मैंने तुमसे यूसैन के बारे में पूछा था, उस टाइम तुम मुझे बता नहीं पाए थे क्योंकि टाइम का मसला था। पर अब मुझे बताओ कि तुम यूसैन के बारे में क्या जानते हो। तो युआन लॉन्ग उसे बताता है कि आज से तकरीबन 5,000 साल पहले का वाक़या है। यह बात सुनकर यांगफाई भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि यूसन 5,000 साल पहले कैसे अपीयर हो सकती है। वो तो 10,000 साल पहले ही मर चुकी थी, क्या वो दोबारा से रिवाइव हुई थी। मगर युआन लॉन्ग उसे बताता है, आज से 5,000 साल पहले जब मैंने ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की जर्नी स्टार्ट की थी तो वहाँ पर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में गोल्डन एरा चल रहा था और उस वक्त के लोगों के पास एक से बढ़कर एक पावरफुल कल्टीवेटर हुआ करते थे और ऐसे ऐसे मैजिशियन थे जो कि गॉड लेवल की पावर्स को भी चैलेंज कर सकते थे। उन लोगों की मैजिक पावर को देखने के बाद बड़े बड़े मैजिशियन भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। जिसके बाद वहाँ से सेम उसी एरा में गॉड ऑफ वॉर की भी रिइंकार्नेशन हुई। मगर उन गॉड ऑफ वॉर में से सबसे ज़्यादा और ख़तरनाक गॉड ऑफ वॉर में उनमें टॉप में सिर्फ और सिर्फ यूसन का नाम आता था, जो कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती थी। उसने अकेले ही 7 हेडेड स्नेक ड्रैगन को ठिकाने लगा दिया था और साथ ही में 8 विंग एंजल को अकेले ही स्वॉर्ड अटैक के साथ ख़त्म कर दिया था। और कहा जाता है कि उसके पास 5 जूनियर्स भी थे जो कि उसको फॉलोअर्स कहलाते थे। वो एरा असल में गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ मैजिशियन का एरा था। मगर मुझे बाद में पता चला कि हुसैन वो वेस्टर्न जर्नी में भी आई थी और उसने वेस्टर्न कल्टीवेटर्स को भी चैलेंज किया था। मगर वो वहाँ कुछ तलाश करने के लिए आई थी। उसके साथ उसका एक वाइट ड्रैगन भी हुआ करता था। उसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चला
कि वो वहाँ पर क्या चीज़ ढूंढने के लिए आई थी, मगर योंगफाई कहता है कि वाइट ड्रैगन। वो वाइट ड्रैगन कौन था? तो युआन लॉन्ग कहता है कि वो उसका गार्डियन ड्रैगन था। यही तो वो ड्रैगन है जिस पर मैं फिदा था। मुझे वो गार्डियन ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, मगर बदकिस्मती से वो गार्डियन ड्रैगन बाद में मारी गई। अगर वो एंजल्स और बर्डमैन वहाँ पर ना होते और उन लोगों ने उन्हें मारा ना होता तो आज वो भी जिंदा होती। यह सुनने के बाद योंगफाई कहता है कि अच्छा, तो अब समझ में आया कि तुम बिना बगैर किसी शर्त के मेरी हेल्प करने के लिए कॉर्ब डाइविंग सेट को डिस्ट्रॉय करने का फैसला क्यों किया था। मगर मुझे बताओ तो सही कि आखिर उसके बाद यूसन कहाँ चली गई थी। तो युआन लॉन्ग उससे कहता है कि वो जिस चीज़ की तलाश करने के लिए आई थी वो उसे नहीं मिला, जिसके बाद अचानक से कहीं डिसअपेयर हो गई थी। अगर वो उस टाइम पर वहाँ पर मौजूद होती तो शायद उस गार्डियन ड्रैगन को कोई भी नहीं मार पाता। उसे मारना तो बहुत दूर की बात है, कोई उसे छू भी नहीं पाता। यह कहने के बाद वो अपनी जेड बोतल निकालते हुए उससे वाइन पीने लगता है और कहता है कि यूसैन के बारे में वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही मशहूर कहावत है। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के लोग कहते हैं कि यूसैन वो असल में गॉड ऑफ लाइफ की सिस्टर है। यह बात तो योंगफाई को भी चौंका देती है। वो कहता है आज से 5000 साल पहले यूसैन अपीयर हुई थी और वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में कुछ तलाश करने के लिए गई थी, जिसके बाद वो डिसअपियर हो गई और फिर उसके डिसअपियर होने की वजह से शायद वो कहीं गहरी नींद में चली गई थी और उसकी बॉडी वो कॉर्ब डाइविंग सेट के लोगों के हाथ में लग गई। सीक्रेट रियल्म के अंदर दिखाई दी वो लड़की कौन थी और उन कॉर्ब डाइविंग सेट के लोगों में स्पिरिचुअल मार्क वो किसने लगाया था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कॉर्ब डाइविंग सेट के लोग और कॉर्ब किंग कैसे बने थे। उनकी सच्चाई के बारे में जानने के लिए मेरे पास क्लू बहुत ही कम है। मगर वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि चांगसी वो यूसान के साथ गेम खेल रही होती है और उस गेम में चांगसी जीत जाती है, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और यूसान भी उसके साथ खेलकर काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। जिसके बाद वो चांगसीस कहती है कि तुम काफ़ी स्मार्ट हो, मेरे ख्याल से जीत की खुशी में मुझे तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना होगा। यह कहने के बाद वो फ़ौरन से कॉर्ब की डिवाइन पिल बाहर निकालती है, जो कि हाईएस्ट रैंकिंग की डिवाइन ब्लड पिल थी। उसे देखते ही युआन लॉन्ग के मुंह में पानी आ जाता है और वो कहता है यह तो एक डिवाइन ब्लड पील है, मुझे यह हर हाल में चाहिए। यह कहने के बाद वो फ़ौरन से यूसैन के कदमों में जाके गिर जाता है और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि फेरी यूसैन प्लीज़ मुझे एक ऐसी डिवाइन पिल बना दो, मुझे सिर्फ एक ही पिल चाहिए। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगूंगा। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं की है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक बार तुम मुझे अपनी ब्लड पिल दे दो तो उसके बाद मैं हर जगह तुम्हारी मदद करूँगा। यह देखते ही यांगफाई कहता है यहाँ गांव बसाने और भिखारी पहले पहुँच गया। यह ड्रैगन जहाँ भी पिल्स देखता है वहीं पर अपनी जुबान निकाल लेता है। पता नहीं इतनी लालच इसके अंदर कहाँ से आती है। मगर युआन लॉन्ग उससे कहता है तुम इस ब्लड पिल के बारे में जानते ही नहीं, मेरे लिए यह एक ब्लड पिल भी काफ़ी होगी। मगर जहाँ तक बात तुम्हारी है तो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे 70 ब्लड पिल देने वाले थे, मगर तुमने उनमें से सिर्फ और सिर्फ 30 पिल दी हैं, बाकी कहाँ हैं। यह सुनकर योंगफाई परेशान हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, सबके सामने बेइज्जती क्यों कर रहे हो। मगर यूसन और चैंगसी हंसना शुरू कर देती हैं और यूसन उससे कहती है अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने मेरी जान बचाने में काफ़ी हेल्प की है और अब यहाँ पर बात युआंगफे की इज्जत पर आ गई है, तो फिर मैं उसकी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें यह ब्लड पिल आराम से दे सकती हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यह कहने के साथ वो उसे रेड पिल दे देती है, जिसे लेकर युआन लॉन्ग ड्रैगन खुशी के मारे पागल सा हो जाता है और वो फ़ौरन से उस ब्लड पिल को खा लेता है। और उसे खाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही पिल उसके पेट तक पहुंचती है तो उस पिल का इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है और युआन लॉन्ग ड्रैगन वो अपने आप ही हवा में ऊपर आने लगता है और उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो अपने ट्रू फॉर्म युआन लॉन्ग फॉर्म में आ जाता है और उसकी पावर्स भी पहले से मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो 4th रैंकिंग से डायरेक्टली 5th रैंकिंग में चला जाता है और खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि फाइनली मैंने अपना 5th रियल वापस हासिल कर लिया। मैं शुरू ही में 5th रियल मास्टर ड्रैगन था और आज फाइनली मुझे अपना वो पहले वाला फॉर्म वापस मिल गया। अब मुझे अच्छा लग रहा है। वो यहाँ पर खुशी के मारे चिल्ला रहा होता है और यहाँ वहाँ घूम रहा था, जिस पर यांगफाई वही बोतल उसके सिर पर दे मारता है
और उससे कहता है कि बेवकूफ़, यहाँ पर चिल्लाना बंद करो। मगर वो ड्रैगन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में क्या मालूम। जब ड्रैगन्स खुश होते हैं तो वो पूरा दिन गाना भी गा सकते हैं, और मैं बस अब ये रोज़ यही काम किया करूँगा। और दूसरी तरफ हमें फिर चैंगसी के हाथ में उस पिल को दिखाया जाता है। यहाँ पर यूसन उससे कहती है कि क्या तुम अपनी इस पिल को अब्जॉर्ब नहीं करना चाहोगी। तो चैंगसी कहती है कि सिस्टर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मुझसे ज़्यादा यह पिल किसी और को चाहिए। यह कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यह वह पिल अचानक से हवा में ऊपर आ जाती है और उसकी एनर्जी फ़ौरन से चैंगसी की तरफ बढ़ती है। तो चैंगसी अपना हाथ आगे कर लेती है और उसके हाथ में मौजूद जो ड्रैगन का टैटू बना हुआ होता है वो सारी सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। यह देखकर सब लोग सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से डोंग डोंग वो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद था और उसने आज वो एनर्जी अब्जॉर्ब करना शुरू कर दी थी। जैसे ही वो सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी बॉडी अपने आप ही चांगसी के हाथ से बाहर निकल आती है। और वो जब बाहर निकलता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह चेंज हो चुका था। और यांग फाई जब उसे नीचे गिरते हुए देखता है तो वो फ़ौरन से भागते हुए जाता है और उसे कैच कर लेता है और कहता है कि डोंग डोंग, तुम ठीक हो ना। और यहाँ पर डोंग डोंग जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे बस उसने एक नींद से उठा हो और काफ़ी टाइम गुजर चुका था। वो यांगफाई से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। तो फिर यांगफाई भी कहता है कि मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। इतना कहने के बाद वो बेबी ड्रैगन अपने आप ही हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और फ़ौरन से चैंगसी की तरफ चला जाता है और उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और चैंगसी भी उससे बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है फाइनली तुम्हें होश आ गया, मैंने भी तुम्हें बहुत ही मिस किया। मगर डोंग जब वहाँ पर यूसैन को देखता है तो वो काफ़ी हैरान होता है और उसके करीब जाकर उससे कहता है कि तुम कौन हो, और तुम तो बिल्कुल चैंगसी की तरफ दिखती हो। मगर युआन लॉन्ग यहाँ पर कहता है कि अच्छा, तो वो डिवाइन ड्रैगन तुम ही हो जिसके बारे में योंगफाई हमेशा कहा करता था। मुझे लगा था कि शायद तुम कोई ग्रेट डिवाइन ड्रैगन होगे, मगर देखो तुम तो एक छोटे से गोल मटोल ड्रैगन बेबी हो। और यहाँ पर जरा मेरी बॉडी को देखो, मेरे ड्रैगन स्केल्स की चमक देखो। क्या तुमने ऐसे पर्पल ड्रैगन गोल्डन स्केल्स कभी देखे हैं? जरा मेरे ड्रैगन क्लॉ को देखो, क्या तुमने पहले ऐसे कोई ड्रैगन क्लॉ देखा है? अब जरा मेरे इन लहराते हुए गोल्डन हेयर्स को देखो। तुम लोगों मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए अंडर एस्टिमेट करते हो क्योंकि मैं 5th रैंकिंग का ड्रैगन हूँ, जबकि मैं पास्ट में एक बहुत ही खतरनाक और हैंडसम ड्रैगन हुआ करता था। इतना कहने की देर थी कि डोंग डोंग उसके सामने आ जाता है, जिस पर युआन लॉन्ग थोड़ा डर गया था कि इसे क्या हुआ। मगर वो बेबी ड्रैगन कहता है कि मुझे गुस्सा आ गया है, तो फिर इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकलता है। यह कहने के बाद वो युआन लॉन्ग ड्रैगन को अपनी एनर्जी के जरिए एक जाइंट पाम क्रिएट करता है और उसके मुंह में पंच दे मारता है, जिससे युआन लॉन्ग ड्रैगन वहाँ दूर जा गिरता है। और वो ड्रैगन बेबी इतनी एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से वो भी नीचे गिर जाता है। तो यांगफाई उसे फिर से पकड़ लेता है, जिस पर वो बेबी ड्रैगन कहता है मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही है। मैं इसी वक्त तुम्हारे हाथ की बनी हुई चिकन ग्रिल खाना चाहता हूँ। तो यांगफाई उससे कहता है कि तुम अभी होश में आ जाओ, तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा संभल कर अपनी एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। मैं जाकर तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। एक बार तुम खाना खाओगे तो तुम फिर से एनर्जेटिक फील करोगे। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग खाने पीने वाली टेबल पर जाकर बैठते हैं और यांग भाई उन लोगों के लिए बहुत सारे खाना बनाकर लाता है। और वो बेबी ड्रैगन जब वहाँ पर रोस्टेड चिकन देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो रोस्टेड चिकन हमेशा उसकी फेवरेट रही है। मगर वहाँ पर युआन लॉन्ग ड्रैगन जब वो उस चिकन को देखता है तो उसकी नीयत उस पर ख़राब हो जाती है और वो उस चिकन को खाने के लिए कोशिश करता है। तो डोंग डोंग फ़ौरन से उसका हाथ पीछे हटाता है और अपनी चिकन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ़ौरन से अपना विंग खोल लेता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उस चिकन में से हल्का सा पीस काट कर युआन लॉन्ग को दे देता है। तो युआन लॉन्ग यहाँ पर गुस्सा में लाल पीला होकर कहता है कि यह छोटी पिद्दी मेरी इंसल्ट कर रहा है। वो फ़ौरन से वो उस छोटे ड्रैगन के पीछे पड़ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, तुम मुझे बार बार इंसल्ट क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा की उम्र का हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है
कि वो लोग दोबारा से उसी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और यांगफाई वो यूसैन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, इसलिए तुम्हें नॉर्मल ह्यूमन फूड पसंद नहीं आएगा। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल फूड बनाया है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लोटस जैसी कोई चीज़ मौजूद होती है जिसे वो लोग खा रहे होते हैं। उसे खाने के बाद यूसन वो यांगफाई की तरफ देखती है, तो यांगफाई उसे इस तरह देखता तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। उसे दोबारा से अपनी पुरानी यूसैन की झलक दिखाई देने लगती है और वो कहता है, यह फूड और आज का दिन यह कितना परफेक्ट डे है, क्योंकि आज तो तुम्हारा बर्थडे है और यह सारी सारी डिशेस तुम्हारी फेवरेट डिशेस हैं। मगर बदकिस्मती से अब 10,000 साल गुजर चुके हैं और सब कुछ बदल गया है। मगर वो यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि आखिर इनमें से यूसैन कौन सी वाली है। यह छोटी लड़की यूसैन है या फिर यूसैन देख रही है वो यूसैन है। जिसके बाद सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूसैन वो चांगसी के पास आती है और उसके हाथ में एक छोटा सा बाउल भी होता है। वो चांगसी से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरी सिस्टर बनने की कसम खाओगी। तो वो लोग हेवन एंड अर्थ की कसम खाते हैं और उसके लिए वो एक बाउल में अपने ब्लड ड्रॉप को डालने वाले होते हैं। और यहाँ पर यूसैन कहती है कि हम लोग सन एंड मून को विटनेस बना रहे हैं और हम लोग आज एक दूसरे को अपनी साउंड सिस्टर एक्सेप्ट करते हैं। साउंड सिस्टर मतलब होता है मुंह बोली बहन। और वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से वादा भी करते हैं कि आज के बाद वो लोग एक सिस्टर की तरह रहेंगे और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करेंगे। और फिर चांगसी भी कहती है, आज के बाद हमारे गम, हमारी खुशियाँ और हमारे सुख दुख सब बराबर होंगे। यह कहने के साथ वो लोग एक बाउल में अपना ब्लड ड्रॉप डालते हैं, तो दोनों ही ब्लड ड्रॉप वहाँ पर एक साथ कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ यांगफाई कहता है, यह दोनों लड़कियाँ एक ही दिन के अंदर इतना क्लोज आ चुके हैं, क्या यह सिर्फ और सिर्फ यूसैन की वजह से हो रहा है। मगर हम देखते हैं कि उस बाउल में मौजूद उनका ब्लड जब एक साथ कंबाइन हो जाता है तो वहाँ पर एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते एनर्जी फ़ौरन से ग्राउंड में फैलना शुरू हो जाती है। और जब वो ऊपर आती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी वहाँ पर कोई चीज़ क्रिएट करने लगती है, जैसे कि वो वहाँ पर कोई पोर्टल ओपन करने वाली हो। यह देखकर युआनलॉन्ग ड्रैगन और यांगफाई दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है उस पोर्टल से एक ऐसी एनर्जी रिलीज़ होती है जिसने कि हर चीज़ को फ्रीज कर दिया होता है। यांगफाई और युआनलॉन्ग ड्रैगन वो वहीं पर लॉक हो चुके थे और चैंगसी और यूसन दोनों ही हवा में ऊपर आ जाते हैं और सीधा उसी पोर्टल के बिल्कुल करीब आ गए थे। और वो उस पोर्टल के बिल्कुल करीब होते हैं और जैसे ही वो ओपन होता है तो हमें दिखाया जाता है कि यांगफाई की बॉडी में अचानक से कुछ मूवमेंट होती है और उसकी बॉडी में मौजूद यांग एनर्जी वो यांगफाई की बॉडी में मौजूद उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उस इस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करती है। और चैंगसी जब उस पोर्टल के बेहद करीब आ जाती है तो पोर्टल अपने ही आप खुल जाता है और हमें उसके अंदर से एक और फिगर निकलते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की भी असल में यूसैन ही होती है, मगर वो काफ़ी बदली हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपर रियल्म की यूसैन हो और उसका फॉर्म भी एक गॉड के फॉर्म की तरह लग रहा था। यह देखकर तो यांगफाई भी चौंक गया होता है और वो कहता है कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, यह भी यूसैन है। और वो गॉड जब अपनी आंखें खोलता है तो वह उन लोगों पर एक पजल बताती है जिसमें वो पहले गॉड्स और डीमंस का नाम लेती है और फिर इसके बाद वेस्टर्न रीजन का नाम लेती है और उन लोगों को 100 फ्लावर वैली को नाम लेती है और अपने मुंह से शॉक वेव रिलीज करती है। उसकी बात की वजह से उन लोगों के सर में दर्द होने लगता है और यांगफाई कहता है कि यूसैन तुम कहाँ हो। इतना कहने की देर थी यूसैन की बॉडी वो वहाँ से गायब हो जाती है और वो पोर्टल दोबारा बंद हो गया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यूसैन के जाते ही वो पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और सब लोग रिलीज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर यांगफाई दोबारा से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर यह क्या था, क्या यह कोई इल्यूज़न था या फिर यह रियल यूसैन थी। मगर यह कैसे मुमकिन है, क्योंकि यूसैन के मरे हुए 10,000 साल हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जो बॉडी अपीयर हुई थी यह यूसैन की बॉडी को हेवन एंड अर्थ में प्रोटेक्ट कर रही है। और फिर वो उसकी पहेली को याद करता है। उसने गॉड डीमंस और वेस्ट के 100 फ्लावर वैली का भी नाम लिया था। यह बात सुनने के बाद यहाँ पर चैंगसी वो यांगफाई से कहती है कि ब्रदर
कि शायद अब हम लोगों को एक दूसरे से फिर से अलग होना पड़ेगा। और यूसैन कहती है कि मैं चैंगसी को लेकर 100 फ्लावर वैली की तरफ जा रही हूँ। यह सुनते ही यांगफाई कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मगर यूसैन उसे साफ साफ मना कर देती है। उस स्पिरिचुअल बॉडी ने हमसे कहा है कि हम 100 फ्लावर वैली की तरफ जाना चाहिए और तुम्हें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। तुम जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो उसका जवाब तुम्हें वेस्ट की तरफ मिलेगा। यह सुनने के बाद जब वेस्ट की जर्नी के बारे में सोचना शुरू कर देता है और उसी के साथ यह हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।